हेलो स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। स्टूडेंट्स उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें 2 सीट्स 545 सीट्स में से 2 सीट्स जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स रिजर्व होती थी ये सिस्टम अब खत्म हो गया है। ये 1952 में शुरू हुआ था। 1952 से एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती थी, लेकिन जनवरी 2020 में ये जो है इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। एंग्लो इंडियंस के लिए अब कोई भी रिजर्व सीट्स जो हैं वो लोकसभा में नहीं रखी गई हैं, लोकसभा इलेक्शंस में नहीं रखी गई हैं। और हमने बात की थी कि जो विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, वो 5 इयर्स के बाद ही होते हैं, बट कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां पे वो इलेक्शंस 6 इयर्स के बाद होते हैं। जैसे हमारी जे.एंड.के पहले स्टेट थी, तो तब यहाँ जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं वो 6 इयर्स के बाद होते थे, बट अब हमारी जे.एंड.के जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अब यहाँ जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे वो 5 इयर्स के बाद ही होंगे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं एससीज और एसटीज के लिए। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543 और जर्नल के लिए वहां 412 सीट्स हैं, जबकि रिजर्व जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 84 और एसटी के लिए 47। ये आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन सी स्टेट में कितनी सीट्स जो हैं वो मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वहां कितनी सीट्स हैं? 80। सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की, जो कि 80 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स फिक्स्ड है, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड 14, कर्नाटका 28, केरला 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, ओडिशा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, तेलंगाना 17, त्रिपुरा 2, उत्तराखंड 5, वेस्ट बंगाल 42। ये स्टेट्स की बात आ गई। अब यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 1, जम्मू एंड कश्मीर 5, लद्दाख 1, चंडीगढ़ 1, दादर एंड नागर हवेली 1, दमन एंड दीव 1, दिल्ली 7, लक्षद्वीप 1, पौंडीचेरी 1। तो ये था कि कौन सी स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स जो है वो फिक्स्ड रखी गई हैं, और ये किस हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। इसके बाद हम बात करेंगे वोटर्स लिस्ट की। पहले हम पढ़ेंगे वोटर्स कौन होते हैं। ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस। अब यहाँ एडल्ट सिटीजन्स कौन हुए? ये तो है कि हमारी कंट्री के जो एडल्ट सिटीजन्स हैं वो वोट जो है डाल सकते हैं। अब यहाँ एडल्ट सिटीजन्स जो है इसका कुछ क्राइटेरिया है कि हमारे यहाँ जो वोटिंग राइट है वो किसे दिया गया है? जिनकी एज अबव 18 इयर्स है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। टिल 1989 तक हमारी कंट्री में 21 इयर्स से अबव एज वाले लोग वोट डाल सकते थे, ऐसा क्राइटेरिया था। मींस 21 इयर्स एज वाले लोग जो हैं उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था। बट 1989 के बाद अब जो क्राइटेरिया है वोटिंग के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है? 18 इयर्स। तो जो लोग अबव 18 इयर्स हैं वो अपना वोट जो है वो
डाल सकते हैं। अब वोटिंग की ये जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये किसे प्रमोट करती है? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जब वोट कास्ट करते हैं, वोटिंग राइट्स जो है वो सबको दिए गए हैं, सिर्फ उसमें एज लिमिट रखी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो वोट डाल सकता है, कोई गरीब है वो वोट नहीं डाल सकता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सिर्फ एक एज लिमिट जो है वो रखी गई है। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो किसको प्रमोट करती है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे ब्राजील, ऑस्ट्रिया और भी कुछ कंट्रीज जहां पे वोटर्स की एज जो है वो 16 इयर्स लिमिट रखी है। मींस वहां पे 16 इयर्स के जो एज के जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। बट हमारी इंडिया में एज लिमिट जो है वो 18 इयर्स है। अब आ जाता है कि वोटर्स लिस्ट क्या है। देखो, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी, अब इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन जब करवाने हैं तो वोट कौन देगा? तो ये सारी चीजें किस पे निर्भर होती है? वोटर्स लिस्ट पे। वोट देने वाले जो लोग हैं उनका नाम जो है वो किस में होना चाहिए? वोटर्स लिस्ट में। वोटर लिस्ट को इलेक्टरल रोल भी कहा जाता है। वो सारे लोग जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उनके सबके नाम कहाँ मिलेंगे हमें? वोटर्स लिस्ट में। वोटर्स लिस्ट एक लिस्ट होती है, एक इलेक्टरल रोल होता है जिसमें ये तय किया जाता है, जिसमें उन लोगों का नाम होता है जो आपके देश में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होंगे तो वोट देने के लिए वो एलिजिबल होंगे। यूजुअली हर कंट्री का वो अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्राजील या ऑस्ट्रिया में जो एज लिमिट है वो 16 इयर्स है, बट हमारी इंडिया में 18 इयर्स है। वोटर्स लिस्ट या इलेक्टोरल रोल जो है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके चलते इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए एक कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी सिटीजन हैं जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उन सबको वोटिंग राइट्स मिले हैं या देते हैं। तो वन वोट वन वैल्यू वाला जो प्रिंसिपल है अडॉप्ट होता है, जिसके चलते सबको वोटिंग राइट्स मिले हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, अमीर हो, गरीब हो। अब यहाँ पे ये सवाल भी आ जाता है कि क्या सब लोग जो है मतलब वो वोट क्यों नहीं डाल सकते? जैसे एज लिमिट क्यों रखी गई है कि बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो वोट क्यों नहीं डाल सकते, वोटिंग राइट्स उन्हें क्यों नहीं दिए गए? तो ये एक जुडिशियल डिफरेंशिएशन है। मींस ऐसा माना जाता है कि 18 इयर्स के बाद आप उतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप वोट दे सकें। मींस आप में उतनी समझ होगी, आप अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकेंगे। इंडिया में 18 इयर्स से ऊपर अबव एज के मैन या वुमेन, चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, वो वोट दे सकते हैं, सबके पास वोटिंग राइट है। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि क्या किसी से वोटिंग राइट छीना जा सकता है? मींस किसी को वोटिंग राइट ना दिया हो। हाँ, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे कुछ क्रिमिनल्स या कोई पर्सन विद अनसाउंड माइंड, मींस जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। ये था वोटर लिस्ट के बारे में। अब यहाँ एक टर्म आती है एपिक, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कार्ड लॉन्च किया जिसे वोटर कार्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फोटो होते हैं, किसका? फोटो जो वोटर होगा उसका खुद का फोटो होगा। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, इसे वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है। इससे ये होता है कि ये जानना बहुत इजी हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे, जब कोई वोट देने जाए, कि जो पर्सन वोट देने आया है वो खुद आया है या नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको वोटर कार्ड लेके जाना है। आप अपना दूसरा कोई आईडी कार्ड, जैसे
ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि इलेक्शन को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। साल इलेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे अभी वीवीपैट मशीन्स जो हैं वो आई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जिसे हमने वोट दिया है क्या उसी पार्टी को हमारा वोट गया है या नहीं गया है। जब हम वोट डालते हैं तो 7 सेकंड्स तक वो स्लिप जो है वहां हमें उसमें हम देख सकते हैं वीवीपैट मशीन पे कि जिसे हमने वोट डाला है जिस पार्टी को, हमारा वोट जो है क्या हम उसी पार्टी को गया है। पहले बैलेट पेपर्स का यूज करके वोटिंग की जाती थी। उसके बाद ईवीएम मशीन्स आई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई। 2004 तक इसका यूज किया गया, लेकिन उसके बाद अब वीवीपैट मशीन्स आई हैं और अब उनका यूज किया जाता है। तो ये चेंजेस क्यों लाई जाती है? ताकि इलेक्शंस को और ट्रांसपेरेंट बनाए। अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट की क्यों जरूरत होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलेबस अपडेट किया जाता है, तो अपडेट में क्या करते हैं, न्यू चीजें ऐड करते हैं और पुरानी चीजों को डिलीट करते हैं। जैसे 2019 में जो इलेक्शन हुए इसमें भी वोटर लिस्ट बनी, तो क्या ये वोटर लिस्ट हमेशा सेम रहेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब 2024 में इलेक्शन हो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे वोट देने के लिए, तो आपके नाम ऐड होने चाहिए। तो अपडेशन क्यों जरूरी है? ताकि जो लोग नए एलिजिबल हो रहे हैं वोट देने के लिए उन्हें ऐड किया जाए और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम डिलीट किया जाए। तो अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट जो है, रेगुलर अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट वो होनी चाहिए और वो होना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो उनके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं। जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरियाज है, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी कंट्री में इक्वालिटी की बात करते हैं हम, यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी है। हर किसी के पास अधिकार है कि अगर वो एलिजिबल है, लायक है, तो इलेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शन में उतर सकते हैं और एक मौका आजमा सकते हैं। हर जो इंसान वोट डालने के लिए एलिजिबल है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो, तो वो खुद को इलेक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा कर सकता है। मींस वो इलेक्शन में खुद भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एलिजिबल है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, पर वो डिफरेंस किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज का क्या डिफरेंस है? वोट डालने के लिए सिर्फ 18 इयर्स की एज होनी चाहिए, और वैसे ही आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 25 इयर्स होनी चाहिए। तो 25 इयर्स की एज के बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक डायमेंशन ये भी है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं जिस कैटेगरी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है। जैसे हमने पढ़ा कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी या एससी के लिए रिजर्वेशंस हैं, तो वहां उसी कैटेगरी के लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बात आती है टिकट। टिकट का मतलब क्या है? टिकट मींस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए टिकट देती हैं। टिकट क्या होता है? एक तरह से पार्टी का अप्रूवल रहता है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है इसे हम अप्रूव कर रहे हैं, ये हमारी पार्टी के बिहाफ पे इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, वो कोई कैंडिडेट किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसे टिकट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म क्या है? अब जब ये तय हो गया कि रिस्पेक्टिव कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो इलेक्शन लड़ने से पहले उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है। नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसमें वो अपनी जानकारी देते हैं। मींस
जैसे अपना नाम, फादर का नाम, और भी डिटेल्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉमिनेशन फॉर्म के जरिए वो इलेक्शन कमीशन को, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स देते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होता है, कुछ पैसे एज अ फंड डिपॉजिट करवाने होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि हाँ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि आप इतने तो सक्षम है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो ये दिखाने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होता है एज अ सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट को पब्लिक डोमेन में अपनी कुछ जानकारियां डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, मतलब कुछ जानकारियां लोगों को देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उन्हें पब्लिक में अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करना होगा, कुछ डिटेल्स को डिस्क्लोज करना होगा। वो डिटेल्स क्या है? कैंडिडेट को ये बताना पड़ता है कि क्या उन्हें, मतलब उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। अगर चल रहा है तो वो नॉमिनेशन फॉर्म में भी उन्हें फिल करके बताना पड़ता है। जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी है उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने इतने लोन लिए हैं, ये सब बताना पड़ता है। पहले ये एक टाइम पे करना पड़ता था, मतलब जब कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हो तब ये डिस्क्लोज करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब ये दोनों टाइम पे मैंडेटरी कर दिया गया कि जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तब भी बताना पड़ेगा, और जब आप रिजाइन करते हैं या फिर आप हार जाते हैं तो तब भी आपको एसेट और लायबिलिटी बतानी होगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना पड़ता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दी जाती है कि हाँ अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, चाहे आपको कोई भी इलेक्शन लड़ना हो, एमपी का, एमएलए का, सीएम का या पीएम का, वहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब सवाल ये आता है कि इलेक्शंस लड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए? इसके पीछे कारण है। हमारी कंट्री में हम पॉलिटिकल इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं। पॉलिटिकली हर इंसान को ये हक है कि वो अपने आप को इलेक्शन में रिप्रेजेंट कर सके, अपने हुनर को आजमा सके। इस कंडीशन में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दी जाए, मान लो हमने ये मैंडेटरी कर दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या किसी कारण से वो 12th पास नहीं कर पाए हों, तो उन लोगों को इनडायरेक्टली, उन लोगों को क्या किया जाएगा, इनएलिजिबल हम बना देंगे। वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जो है एज अ कैंडिडेट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो रही है वो कहाँ गई फिर? तो इस सेंस में हम क्वालिफिकेशन नहीं रख सकते। अगर क्वालिफिकेशन रखे, अगर मींस अगर हम क्वालिफिकेशन रखेंगे तो आधे लोगों को डिसइक्वालिटी जो है वो हम कर देंगे। मींस उन्हें फिर हक ही नहीं रहेगा कि वो इलेक्शंस जो है वो लड़े, उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, यहाँ देखा जाएगा कि जो लीडर है क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है क्या उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को क्या वो सॉल्व करेगा, ना कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस कॉन्टेस्ट में, इलेक्शन में कभी अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है, एज अ कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो वहां पे फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं
वो पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं रहेगी।